और सभी तरह के प्रश्नों के होने की वजह से ही ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। एम्पियर का नियम इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस नियम का एम्पियर ने दिया था, नंबर एक बात। दूसरी बात कि इसे एम्पियर का परिपथीय नियम भी कहा जाता है। परिपथीय नियम इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये किसी परिपथ पर ही लागू होता है, इसलिए इसे परिपथीय नियम कहा जाता है। इस नियम के अनुसार अगर हम, तो मान लीजिए कि आपके पास में कोई परिपथ का एक अवयव है, का एक हिस्सा है, एक तार है जिसमें कोई विद्युत धारा प्रवाहित है। नियम ये कहता है कि किसी भी चालक तार, किसी भी ऐसी वस्तु पथ की जाए तो उस बंद पथ रेखीय समाकल, उस बंद पथ से जुड़े हुए चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखीय समाकल होता है, उस रेखीय समाकल का जो मान है उस बंद पथ से बहने वाली विद्युत धारा पर निर्भर करता है। इस नियम के अनुसार किसी भी बंद पथ, मान लीजिए एक तार है, सपोज एक तार है और ये एक बंद पथ है, इसके चारों ओर ऐसा एक तार की जगह हजारों तार भी हो सकते हैं। जैसे कि हम ये मान सकते हैं, मान लीजिए ये बंद पथ है, इसमें से ये बहुत सारे तार या किसी भी प्रकार से इसमें धारा बह रही है, इस प्रकार से धारा इसमें से होकर के निकल रही है। तो ये नियम ये कहता है कि ये जो बंद पथ है, इस बंद पथ का अगर हम रेखीय समाकल करें, अब रेखीय समाकल का मतलब क्या, इस बंद पथ का के चुंबकीय क्षेत्र का या इस बंद पथ से संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र, संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र का मतलब क्या है, इससे जुड़ा हुआ चुंबकीय क्षेत्र, इस बंद पथ के किसी भी भाग या इस बंद पथ के संपूर्ण भाग पर जो चुंबकीय क्षेत्र है उसे हम कहेंगे उससे संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र। तो इस बंद पथ के किसी भी भाग को अगर हम ले लें, मान लीजिए एक अल्पांश मैंने यहां ले लिया और इस अल्पांश की लंबाई अगर मैं देखूं तो लंबाई का मान है मान लीजिए dl। जब मैं रेखीय समाकल की बात करता हूं तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं लंबाई की बात कर रहा हूं, क्योंकि रेखा जो होती है उसको पूरी तरह से व्यक्त करने के लिए आपको ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं होती है, उसमें लंबाई की जरूरत होती है, क्योंकि रेखा जो है वो एक विमीय आकृति है। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि किसी भी एक विमीय आकृति के लिए लंबाई जो है वो एक अपने आप में पर्याप्त कारक है उसे पूरी तरह से व्यक्त करने के लिए। हालांकि और भी कारक हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए हम अगर उसको विमीय रूप में अगर समझना चाहें तो पर्याप्त कारक है। तो इस हिसाब से अगर मैं कहूं कि एक छोटा सा अल्पांश है और इससे संबंधित चुंबकीय क्षेत्र का जो मान है, इससे जुड़े हुए चुंबकीय क्षेत्र का जो मान है वो मान लीजिए b है, ठीक है। और जो इस भाग की लंबाई है वो लंबाई है मान लीजिए dl। तो इस चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकल का अभिप्राय क्या है, इस चुंबकीय क्षेत्र का इस लंबाई के सापेक्ष अगर हम समाकलन करें, कैसा करें, बंद पथ का यानी कि पूरे भाग का, यानी इस पूरे भाग को ऐसे छोटे 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 बहुत सारे टुकड़ों में तोड़ने में और उन सभी टुकड़ों का हम चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष समाकलन करें। समाकलन का अभिप्राय क्या है, चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष उनका अदिश गुणनफल अगर हम निकालें और उसको जोड़ दें, इसको हम कहेंगे चुंबकीय क्षेत्र का समाकलन। तो चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन अगर हम करें तो ये जो रेखीय समाकलन है ये इस पूरे बंद भाग से जितनी विद्युत धारा गुजर रही है, अब मान लीजिए कि इस भाग में विद्युत धारा का मान I1 है, इस भाग में I2 है, इस भाग में I3 है, इस भाग में I4 है, ठीक है। तो इन सारी विद्युत धाराओं को जोड़ दीजिए आप, तो टोटल विद्युत धारा जो होगी उसको हम कहते हैं मान लीजिए समेशन ऑफ आई। ये इस समेशन ऑफ आई का म्यू जीरो गुना होता है, ये समेशन ऑफ आई का कितने गुना होता है, म्यू जीरो गुना। लेकिन ये म्यू जीरो जो वर्ड है यहाँ पर हम जो काम में ले रहे हैं ये केवल तब तक ही काम में आएगा जब ये चुंबकीय क्षेत्र जो हम निकाल रहे हैं, ये जो हमने बंद पथ लिया है ये निर्वात या वायु में, और अगर निर्वात या वायु के अलावा किसी अन्य म्यू जीरो की जगह म्यू आ जाएगा, या म्यू जीरो की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, म्यू आ जाएगा। तो अगर मैं इस पूरे नियम को एक साथ बोलना चाहूं तो मैं कह सकता हूं कि किसी बंद पथ से संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकल, किसी बंद पथ से संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकल उस बंद पथ से गुजरने वाली कुल विद्युत धारा, टोटल विद्युत धारा या जितनी विद्युत धारा उन सबका बीजगणितीय योग ले लो, गुजरने वाली सभी विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग,
बीजगणित योग इसलिए ले रहे हैं क्योंकि एक अदिश राशि है का म्यू 0 गुना होता है, और अगर इसकी जगह कोई माध्यम रखा हुआ है तो हम कहेंगे म्यू गुना होता है। ठीक है, एक बात। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात एक और है कि आपने ऐसा का ऐसा एक और इक्वेशन देखा होगा जिसमें ये लेफ्ट साइड इसके जैसा ही होगा, और वो इक्वेशन आपने देखा होगा या पढ़ा होगा या सुना होगा, बी डॉट डी ए या बी डॉट डी एस। ये जो है ये कहलाता है चुंबकीय क्षेत्र का क्षेत्रीय समाकल, क्योंकि क्षेत्रफल के सापेक्ष है। तो यहां पर जब हम क्षेत्रीय समाकल निकाल रहे हैं या रेखीय समाकल निकाल रहे हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब हम रेखीय समाकल निकाल रहे हैं तो लंबाई के सापेक्ष आपको लेना है। यानी जब भी आप अल्पांश लेंगे तो अल्पांश ऐसा होना चाहिए कि वो एक रेखा के, एक रेखिक वस्तु के रूप में हो, एक तार के रूप में हो, या कोई लंबाई के रूप में हो। अगर मान लीजिए आपको किसी ने ये आयताकार पट्टिका है पूरी, तो आप जब रेखीय समाकल लें तो इसके छोटे छोटे टुकड़े जब करें तो टुकड़े जो है वो आप लंबाई के रूप में ले, क्षेत्रफल के रूप में अल्पांश नहीं ले। यानी अल्पांश आपको लेना है तो रेखिक अल्पांश आपको लेना होगा, आपको अल्पांश यहाँ पर क्षेत्रीय अल्पांश नहीं लेना। जब भी आपके पास में बी डॉट डी एस या बी डॉट डी ए आता है तब आपको क्षेत्रीय अल्पांश लेना है। यानी कि चुंबक की फ्लक्स का जब कोई मैटर आता है, बी डॉट डी एस और बी डॉट डी ए चुंबक की फ्लक्स को अपन कहते हैं, तब आपको क्षेत्रीय अल्पांश लेना है। अभी आपको अल्पांश कैसा लेना है, एक रेखा के रूप में लेना, और समाकलन भी उसी हिसाब से करना है। अब अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखूं तो मैंने इसको क्या लिखा है, बी डॉट डी एल। यहाँ जो बी डॉट डी एल है, इसमें जो बी है और जो डी एल है, उन दोनों के मध्य ये एक प्रकार से अदिश गुणनफल है। अगर ये अदिश गुणनफल है तो यहाँ पर इस डॉट को हम हटाएंगे तो हमारे पास में आ जाएगा बी डी एल कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू म्यू समीशन ऑफ आर। ऐसे देखिए कभी भी जब हम अदिश गुणनफल करते हैं दो राशियों का, तो अदिश गुणनफल में ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है कि जो दो राशियां हैं उन दोनों के बीच का कोण कितना होना चाहिए। सामान्य रिस्ट्रिक्शन होती है वो इतनी होती है कि ये दोनों राशियों के बीच का जो कोण है वो 180 डिग्री से ज्यादा नहीं हो सकता। जो अदिश गुणनफल होता है उसमें सामान्यतः रिस्ट्रिक्शन होती है, लेकिन इस मामले में 99% केसेस में 99% केसेस में जो बी और डीएल के मध्य का कोण होगा वो 90 डिग्री से कम होगा, हमेशा हमेशा 90 डिग्री से कम होगा। अब मैं ये बात आपको क्यों बता रहा हूं, अभी आपको समझ में आ जाएगी। देखिए मान लीजिए आपके पास में जैसे कि एक तार है सपोज, ठीक है, मैं यहाँ पर एक तार ले रहा हूं और उस तार से आपको ये बात समझ में आ जाएगी। एक तार है, इसमें इस दिशा में धारा बह रही है, ठीक है। आप अगर यहाँ पर एक रूल हम काम में लेंगे, राइट हैंड थंब रूल। यदि हम अपने सीधे हाथ, ध्यान से सुनना मेरी बात को, यदि हम अपने सीधे हाथ की जो अंगूठा है उस अंगूठे को इस विद्युत धारा की दिशा में रखें और तार को अपनी मुट्ठी में पकड़ लें, तो जो मुड़ी हुई उंगलियां हैं वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करती है। एक दूसरा तरीका भी मैंने आपको बताया था, बायो-सावर्ट के नियम के अनुसार। मान लीजिए मैंने यहां पर कोई अल्पांश ले लिया, ध्यान से समझना मेरी बात को, ये मेरे बिंदु है जिस पर मुझे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देख चाहिए। ये जो तार है, इस तार के चारों ओर ये चुंबक, ये जो मैंने बंद पथ माना है, ये इसके चारों ओर है, और तार के ऐसा लग रहा है जैसे तार जो है वो इस पृष्ठ के अंदर हमने फिक्स कर दिया है, इस पृष्ठ के अंदर हमने घोंप दिया है एक तरीके से। जैसे आपने देखा होगा बचपन में आपने चक्री चलाई होगी, एक जिसको हाथ से घुमाते हैं अपन, उसमें आपने देखा होगा एक कील होती है जो एक वृत्ताकार पृष्ठ के अंदर फिट हुई होती है। जैसे आप उस कील को अपने हाथ से रोटेट करते हो तो जो चक्री है वो जमीन पे घूमना शुरू कर देती है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं यहां पर भी, मैं जो कह रहा हूं उस बात को आप गंभीरता से सुन करके इमेजिन करना, तो आप बहुत अच्छे से इस बात का आंसर दे पाओगे। बायो-सावर्ट नियम के अनुसार अगर हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालना चाहें तो बायो-सावर्ट नियम कहता है कि यदि आप अपने सीधे हाथ यानी कि राइट हैंड की चारों उंगलियों को एक साथ रखते हुए अंगूठे को इसके लंबवत फैला ले, चारों उंगलियों को एक साथ रखते हुए अंगूठे को इसके लंबवत फैलाने में, और जो अंगूठा है उसे अगर आप धारा की दिशा में रखें, अंगूठा जो है उसे आप धारा की दिशा में रखें,
और चारों उंगलियों को उस बिंदु की ओर रखें जिस बिंदु पर आपको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, तो आप आसानी से धक्का देने की जो दिशा है उसे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के रूप में ले सकते हैं। अभी इसको हम प्रैक्टिकली समझने का प्रयास करेंगे, हालांकि मैंने इसको पहले भी एक बार आपको बताया था। बच्चों ध्यान से देखिएगा, ये एक तार है, सपोज इसमें जो धारा बह रही है वो ऊपर की ओर है। अब जो मैंने बात की थी कि मैंने आपको बात की थी कि अभी ये जो वृत्ताकार भाग है वो किस प्रकार से, वो वृत्ताकार भाग इस प्रकार से है, ये आप देख पा रहे होंगे, ये आप देख पा रहे होंगे वृत्ताकार भाग है, ये वृत्ताकार भाग है। अब इस वृत्ताकार भाग के इस जगह पर मुझे चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, इस जगह पर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो अंगूठा है इस अंगूठे को धारा की दिशा में रखो, सीधा हाथ है मेरा, ये राइट हैंड है, आपको उधर से हो सकता है लेफ्ट दिखाई दे, क्योंकि फ्रंट कैमरा में इसकी थोड़ी सी दिक्कत आती है, जो लेफ्ट है वो राइट में दिखाई देता है और राइट है जो लेफ्ट में दिखाई देता है, कभी कभी ये दिक्कत आती है, तो आप इसको मैनेज कर लीजिएगा। तो ये जो मेरा अंगूठा है सीधे हाथ का, इसको मुझे धारा की दिशा में रखना, और ये जो चारों उंगलियां हैं इसे मुझे उस बिंदु की दिशा में रखना है जिस बिंदु पर मुझे चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो मुझे इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना था, तो मैंने इस बिंदु की दिशा में रख दिया। हथेली से धक्का देने की दिशा, यानी मुझसे दूर जाने की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। अब अगर कोई कहता भाई यहाँ अल्पांश ले लो, तो हम कहते हैं अंगूठा मैंने रख दिया धारा की दिशा में, और ये चारों उंगलियां उस बिंदु की ओर इशारा करती हुई होनी चाहिए जिस पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना था। इस बिंदु पर ज्ञात करना है तो इस बिंदु की ओर इशारा करती हुई होगी। हथेली से धक्का देने की दिशा यानी मेरे पास आने की दिशा, आपको ऐसा लग रहा है कि आपसे दूर जाने की दिशा है, क्योंकि आपको कैमरे में उल्टा दिखाई दे रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से मैं क्या कहूंगा, मेरे पास आने की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र होगा। अब इस हिसाब से अगर आपको मैं दिशा निकालने के लिए कहूं तो क्या आप दिशा निकाल पाएंगे? देखते हैं, चेक करते हैं कि आप दिशा निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे। ये एक वायर है, इसके चारों ओर ये एक तार है, वायर में धारा ऊपर की ओर बह रही है, ये बिंदु है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र हमें ज्ञात करना है। ध्यान से समझना मेरी बात को, ये तार है, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे अभी अपन ने इस पेन में एक गत्ते को फंसा करके देखा था, जो पेन था उस गत्ते के पृष्ठ के लंबवत था, ठीक उसी प्रकार से तार भी इस पृष्ठ के लंबवत है। अब आपको क्या करना है बच्चों, अपने राइट धारा की दिशा में और चारों उंगली इस बिंदु की ओर, इस बिंदु की ओर, ठीक है, इस बिंदु की ओर रखो, ये इसको बिंदु को मैं पी नाम देता हूं, इस बिंदु की ओर रखो। तो मुझे ये बताओ कि हथेली से धक्का देने की दिशा यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस मोबाइल स्क्रीन के हिसाब से किस ओर आ रही है? मोबाइल के लंबवत दिल की ओर। वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया आदित्य सिंह चौहान ने। मोबाइल, मान लो मैं इस बिंदु पर आपको निकालने के लिए बच्चों अपने हाथ को रखो धारा की दिशा में, इसको हाथ के अंगूठे को दिशा में रखो, चारों उंगलियों को इस बिंदु की ओर रखो, इस बिंदु को मैं पी कह देता हूं, अब की बार बिंदु हमारे लिए ये हो गया, ये वाला नहीं है, ठीक है। तो इस पी बिंदु की ओर रखो और दिशा किस ओर आ रही है, देख के बताओ मुझे। स्क्रीन के लंबवत बाहर की ओर। ऊपर की ओर। बिल्कुल इसने कहा, बिल्कुल बिल्कुल शिशुपाल कुमार ने को सही बताया है कि स्क्रीन के लंबवत बाहर की, और एक बार और अपन इसको उसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे। मान लो कि मैंने ये यहां ले लिया, यहाँ यानी कि आपकी मोबाइल स्क्रीन के बाहर की ओर कहीं ये बिंदु है, ठीक है ना, आपके हिसाब से अगर देखा जाए तो मोबाइल की स्क्रीन के बाहर की ओर कहीं और बिंदु है ये। तो अंगूठे को आपको कहाँ रखना है, राइट हैंड के अंगूठे को धारा की दिशा में और चारों उंगलियों को इस बिंदु की ओर रखना है। तो अब मुझे बताओ मोबाइल स्क्रीन के हिसाब ये जो हथेली से धक्का देने की दिशा यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो किस ओर आएगी? सर राइट साइड में, दाईं ओर। राइट, लेफ्ट से राइट साइड में, यानी कि मोबाइल स्क्रीन के हिसाब से देखें तो इस ओर। एम आई राइट? बिल्कुल सही मैंने बताया है आप हिसाब सही बताया। इसका मतलब ये है कि आपको ये बात समझ में आ गई है कि आपने को
कैसे निकालनी। खैर, अब देखो जो मैं इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं ना, उस पर ध्यान देना आप। तो हमने ये देखा, सॉरी धारा की दिशा बोल दिया मैंने, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे निकालनी ये आपको समझ में आ गया। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस बिंदु के लिए हमने देखा कैसा है, मोबाइल स्क्रीन के अंदर की ओर। अब अगर मैं इस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींचू तो ये स्पर्श रेखा ऐसी आएगी। ये स्पर्श रेखा का एक भाग तो मोबाइल स्क्रीन के अंदर की ओर है और एक भाग जो है वो मोबाइल स्क्रीन के बाहर की ओर है। उसकी दिशा को मैं किस तरफ मानूं, मोबाइल स्क्रीन के अंदर की ओर मानूं या बाहर की ओर। अब देखो अगर मैं अंदर की ओर मानता हूं तो बी और डीएल दोनों एक ही दिशा में हो जाएंगे और थीटा का मान आ जाएगा 0 डिग्री। और अगर मैं बाहर मानता हूं, अगर मैं इसको बाहर की ओर मानता हूं तो जो डीएल है वो एक दूसरे की विपरीत दिशा में आ जाएंगे, क्योंकि बी की दिशा तो अंदर की ओर है और डीएल को अपन बाहर मान ले तो कोण हो जाएगा 180 डिग्री। तो क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, ये का कोण, इसका मान आपको क्या करना है, 0 से 90 डिग्री के बीच में ही है। 99% केसेस में ऐसा होगा। अब वो जो 1% केसेस है वो बहुत जिसके बारे में मैंने भी ऐसे बहुत कम उदाहरण, या मैं कहूं कि मैंने तो, लेकिन शायद हो तो मुझे भी इतनी इस बात का कोई उदाहरण भी होगा क्या, पर मेरे हिसाब से ऐसा कोई उदाहरण नहीं होना चाहिए कि थीटा का जो मान है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में ही लेना है। तो अब अगर मैं यहां से फिर इस नियम को वापस से बताना चाहूं तो इस नियम में जो मुख्य बात है ना, कि आप विद्युत धारा का मान कैसे निकालते हो। नंबर एक बात, आप चुंबकीय क्षेत्र और जो अल्पांश लिया है आपने डीएल, उसके मध्य का कोण, बाकी काम आप आसानी से कर ही लोगे। तो हम क्या कहेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकल, तो मान है रेखीय समाकल, तो हम समाकलन से के लिए हम यहाँ पर ये इस प्रकार से एक बंद चिन्ह बना देंगे। बंद पथ के सापेक्ष रेखीय, इस पूरे बंद पथ विद्युत धाराएं हैं उन सबके बीजगणितीय योग, ये हो गया इसका बीजगणितीय योग, समेशन ऑफ आई का म्यू 0 गुना होता है, 0 गुना होता है। और अगर ये माध्यम में रखा हुआ हो तो माध्यम में रख म्यू गुना हो जाता है, म्यू 0 की जगह म्यू गुना हो जाता है। नंबर एक बात। दूसरी चीज कि ये जो समेशन ऑफ आई है इसका मान कितना होगा, धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। अगर इस I1 धारा है, ये I3 धारा है, तो हम कहेंगे समेशन ऑफ I1 प्लस I2 प्लस I3। इस प्रकार से हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस नियम को समझ सकते हैं। सोच रहे होंगे कि भाई इस नियम का काम क्या है। तो नॉर्मली इस नियम के चुंबकीय क्षेत्र का परिकलन करते हैं। इस नियम के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र का परिकलन करते हैं, इस जिस बिंदु से भी चुंबक, जिस बिंदु पर भी अपने को चुंबकीय क्षेत्र निकालना होता है, ध्यान से समझना वो कि हमें जिस भी बिंदु, हम जो बंद पथ है वो इस प्रकार से मान पथ उस बिंदु से होकर के गुजरे। जैसे आपको किसी ने कह दिया इस तार के कारण इस क्षेत्र ज्ञात करो, तो हमें बंद पथ ऐसा मानना है कि वो इस बिंदु से होकर के, बंद पथ में कैसा मानना है, वो इस बिंदु से होकर गुजरे। अब एक खास बात कि हम क्या कह रहे हैं, बी डॉट डी एल इज 0 इंटू समेशन ऑफ आई। तो आप यहां देख सकते हो कि चुंबकीय समाकलन है वो केवल धारा पर निर्भर कर रहा है कि कितनी धारा इसमें से होकर के, पर ये निर्भर नहीं कर रहा इसकी आकृति कैसी है। मैं कहूंगा कि एक वृत्ताकार आकृति, जो बी डॉट डी एल है कि क्षेत्र का जो रेख, इस बंद पथ से गुजरने वाली विद्युत धाराओं पर और माध्यम पर निर्भर करता है इस बंद पथ के आकार। यदि इसका आकार बड़ा है, छोटा है, धारा का मान आई है, समीकरण है, ये समीकरण हमेशा चुंबकीय क्षेत्र का मान सेम नहीं रहे। क्यों? क्योंकि जो चुंबक पथ के अल्पांश से जुड़ा हुआ है,
कि हर अल्पांश के सापेक्ष इसका जो है वो अलग अलग वो अलग अलग कैसे हो जाएगा, तो अभी आपको समझ में आ जाएगा थोड़ी देर बाद में किसे क्षेत्र का मान क्या पर नहीं करेगा, निर्भर करेगा, सॉरी। तो हम इसके कुछ उदाहरण लेंगे एम्पियर के नियम के अनुप्रयोगों में। सबसे पहला अनुप्रयोग हम लेंगे, लंबाई का एक सीधा धारावाही चालक तार है और उस तार के कारण आपको चुंबकीय क्षेत्र गणना करनी है। तो ये मान लीजिए एक अनंत लंबाई का एक सीधा धारावाही अनंत लंबाई का तार है और इस तार करनी है चुंबकीय क्षेत्र का परिकलन करना है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का परिकलन करना है। तो चुंबकीय क्षेत्र का परिकलन करने के चुंबकीय क्षेत्र का परिकलन करने के लिए चुंबकीय क्षेत्र का परिकलन करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, ये जो तार है इस तार से मान लीजिए मुझे स्मॉल आर दूरी कोई बिंदु P है, इस पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। पहली बात कि एम्पियर का परिपथीय नियम उपयोग में लेते समय आपको बंद पथ इस प्रकार से लेना है कि वो बंद पथ इस P बिंदु से होकर के गुजरे। कि P बिंदु जो हमने लिया इससे होकर के गुजरे। तो हम क्या करते हैं, जो तार है मान लीजिए इसमें I धारा बह रही है, इस तार के चारों ओर एक वृत्ताकार भाग ले लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे वृत्ताकार क्यों लिया? वृत्ताकार लेने का कारण यह है कि वृत्ताकार बिंदु अगर हम लेंगे तो उसका प्रत्येक बिंदु उस तार से बराबर बराबर दूरी पर होगा और वो दूरी कितनी होगी, इस त्रिज्या R के बराबर। हमें एक वृत्ताकार पथ इस प्रकार से लेना है कि उसका जो अक्ष है, ये तार, ये धारावाही चालक तार उसके अक्ष पर यानी कि उसके केंद्र से होकर के गुजर रहा हो। तो हम क्या कहेंगे कि मान लीजिए एक अनंत लंबाई का चालक तार है, फिर से हम समझ लेते हैं इसको। एक अनंत लंबाई का चालक तार से I धारा प्रवाहित हो रही है। अनंत लंबाई का चालक तार है और इस अनंत लंबाई के चालक तार से I धारा प्रवाहित हो रही है। इस चालक तार से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु है, उस पर आपको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो इस तार के चारों ओर एक बंद वृत्ताकार पथ इस प्रकार से लेते हैं कि इस बंद वृत्ताकार पथ का केंद्र इस तार पर उपस्थित हो, या हम ये कहें कि ये तार इसके केंद्र से होकर के। ठीक है, अब अगर मैं यहां पर एक अल्पांश ले लूं dl, तो देखो अगर ये चालक तार में धारा की दिशा ऊपर की ओर है तो इस बिंदु पर आप चुंबकीय क्षेत्र निकालोगे तो बायो सावर्ट का नियम कहता है कि आपका जो अंगूठा है राइट हैंड का, उसे धारा की दिशा में रखो और चारों उंगलियों को इस बिंदु की ओर, तो चुंबकीय क्षेत्र जो है वो इस मोबाइल के पृष्ठ के लंबवत अंदर की ओर आएगा। अब डीएल की दिशा निकालनी है तो यहाँ पर आप स्पर्श रेखा खींच दो। इस दो दिशाएं हैं, एक दिशा है बाहर की ओर और एक दिशा है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में इस स्क्रीन के लंबवत की ओर। अगर मैं बाहर की ओर की दिशा लेता हूं तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र बी है और अल्पांश डी है, डीएल है, इनके बीच का कोण 180 डिग्री आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। हमें इसका कोण 90 डिग्री से कम ही लेना है। तो हमें इसकी जो दिशा है वो किस ओर लेनी पड़ेगी, अंदर की ओर लेनी पड़ेगी। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, हम कहेंगे भाई एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार बी डॉट डीएल बराबर म्यू जीरो इंटू समीशन ऑफ आई। समीशन ऑफ आई मतलब विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग। सबसे पहले तो मैं समीशन ऑफ आई का मान निकाल लेता हूं। तो समीशन ऑफ आई कितना है, चूंकि एक ही तार है और धारा भी ये एक ही बह रही है, तो ये अपने आप में, जब दो तार होते, तीन तार होते, चार तार होते या चार बार धारा बह रही होती है तो वो खुद ही अपने आप में कुल धारा होगी। आई का मान कितना हो जाएगा, आई के बराबर हो जाएगा। पास में क्या आ जाएगा, आपके पास में आ जाएगा, आपके पास में ये चित्र जो है वो यहाँ पर बना हुआ है, पीडीएफ में आपको दिखाई दे रहा है, इसलिए अब मैं इस चित्र को मिटा रहा हूँ यहाँ से और जो आगे का प्रोसेस उसको अपन देखते हैं। बी डॉट में से अगर मैं इस डॉट को हटा दूं तो आपके पास में आ जाएगा बी डी एल
cos थीटा। इंटीग्रेशन फॉर क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू म्यू जीरो इंटू आई। ठीक है, अब देखो ये बात है थीटा, तो थीटा का मान कितना है, क्योंकि बी और डीएल एक ही दिशा में है इसलिए थीटा का मान 0 है। बी भी अंदर की ओर है और स्पर्श रेखा जो हम खींचेंगे इस तार पर, यूं जो हमने यहाँ स्पर्श रेखा खींची अल्पांश पर, वो भी अंदर की ओर है। तो थीटा का मान 0 यहाँ पर रख दो, तो आपके पास में आ जाएगा बी डी एल कॉस 0 बराबर म्यू 0 इंटू आई। ये हो गया इंटीग्रेशन फॉर क्लोज्ड लूप। ठीक है, अब अगर यहां से मैं बी को बाहर निकालूं तो ये बी को मैंने बाहर निकाल लिया। इंटीग्रेशन डी एल कॉस 0 का मान होता है 1, ठीक है, बराबर हो जाएगा म्यू 0 इंटू आई। आप में से एक ने भी ये प्रश्न नहीं पूछा कि सर बी को बाहर क्यों निकाला। बी को इसलिए बाहर निकाला है क्योंकि बायो सावर्ट का जो नियम है, ध्यान से समझना मेरी बात को, बायो सावर्ट का नियम ये कहता है कि किसी भी तार में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र बी इस धारा पर निर्भर करता है। इस चालक तार से जो बिंदु है उसकी दूरी पर निर्भर करता है, आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, निर्भर करता है। ये इस तार पर लिए गए अल्पांश जिसके कारण हम चुंबकीय क्षेत्र निकाल रहे हैं उस पर निर्भर करता है, बी इज प्रोपोर्शनल टू डी है। ये अल्पांश या पूरे तार पर प्रवाहित धारा पर निर्भर करता है। साथ ही ये धारा की दिशा और स्थिति सदिश के मध्य के कोण पर, कोण की जा यानी कि साइन थीटा पर निर्भर करता है। यहाँ साइन थीटा में थीटा का मान हो गया आई की दिशा, ये आर की दिशा 90 डिग्री। तो अगर मैं इस पूरे बंद पथ में यहां अल्पांश की जगह यहां अल्पांश ले लेता तो क्या तार से प्रवाहित धारा बदल जाती? हम कहते हैं नहीं बदलती। क्या तार से इस बिंदु की दूरी बदल जाती? हम कहते हैं नहीं बदलती। क्या इस तार की लंबाई बदल जाती? हम कहते हैं नहीं बदलती। क्या तार के स्थिति सदिश का विद्युत धारा के मध्य बनने वाला जो कोण है वो बदल जाता? हम कहते हैं ये भी नहीं बदलता। तो ये इस जो हमने वृत्ताकार भाग लिया उस पर कहीं पर भी ले लो, किसी भी भाग पर आप अल्पांश लोगे तो इस बी का जो मान है वो जिन जिन राशियों पर निर्भर करता है उनमें से एक भी राशि बदलने वाली नहीं है। यानी इससे पता चलता है कि जो बी है वो क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट को समाकलन से बाहर निकाला जा सकता है। यानी कि इस से चुंबकीय क्षेत्र का मान बदलने वाला है, ये हम यहाँ पर ज्ञात कर चुके हैं, इसलिए हम यहाँ से इस बी को बाहर निकाल रहे हैं। बी को बाहर निकाल दिया हमने, बी को बाहर निकाल दिया तो हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। इंटीग्रेशन ऑफ डीएल का अभिप्राय क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ डीएल का अभिप्राय क्या है ये हम समझेंगे यहाँ से। तो देखिए जो हमने ये तार लिया, इस तार के चार ने जो वृत्ताकार भाग लिया है इस पर हमने एक छोटा सा अल्पांश लिया। तो इंटीग्रेशन का अभिप्राय ये है कि ये जो छोटा सा आपने अल्पांश लिया इस बंद पथ पर, ऐसे और भी अल्पांश आप लीजिए और उन सभी अल्पांशों की लंबाई निकाल करके उसका योग कर दीजिए। तो ये जो तार है वृत्ताकार तार है, इसके मैं छोटे 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 बहुत सारे भाग कर देता हूं और इन सबकी लंबाई निकाल करके अगर मैं जोड़ूंगा तो कितनी आएगी बच्चों? बिल्कुल उतनी ही आएगी जितनी की इस वृत्ताकार भाग की। अरे ये एक वृत्ताकार भाग है, अगर मैं इसके ये चार टुकड़े कर दिए मैंने, इसके एक टुकड़ा ये हो गया, एक टुकड़ा ये हो गया, एक टुकड़ा ये हो गया और एक टुकड़ा ये हो गया। एक टुकड़ों की लंबाई अगर मैं निकाल के जोड़ूंगा तो कितनी आएगी? जितनी इस पूरे वृत्ताकार भाग की लंबाई है, यानी कि जितनी इसकी परिधि है। तो जो इसकी परिधि है उसका मान होता है 2 पाई आर। परिधि का मान कितना होता है? 2 पाई आर। तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल का जो मान है वो होगा हमारे पास में 2 पाई। यहां से क्या कह सकते हैं? इंटीग्रेशन ऑफ डीएल इज इक्वल टू 2 पाई स्मॉल आर, ये यहां रख दीजिए। तो हमारे पास में आ जाएगा b इंटू 2 पाई स्मॉल आर बराबर म्यू 0 इंटू आई, म्यू 0 इंटू आई। अब यहां पर अगर मैं निकालना चाहूं तो किस प्रकार से मान हमारे पास में मान आ जाएगा b बराबर म्यू 0 आई
अपॉन 2πr। ये हमारे पास में आ गया सीधे धारावाही चालक कारण चुंबकीय क्षेत्र। और ये सीधा धारावाही चालक तार कितना है, या तो अत्यधिक लंबाई का चुंबकीय क्षेत्र है, सॉरी तार है, इतनी ज्यादा लंबाई है कि ये जो दूरी स्मॉल आर है वो इस लंबाई की तुलना में नगण्य है, और या फिर इस तार की लंबाई अनंत हो, तब ये दोनों स्थितियों में हमारे लिए काम में लिया जा सकता है। ऐसा का ऐसा एक सूत्र आपने और पढ़ा था, वो सूत्र हमारे पास में क्या था, वो था हमारे पास में B बराबर μ0 Ni अपॉन 2r। ये था किसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर। ये सीधे धारावाही चालक तार के कारण इससे कुछ दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र है, और ये वृत्ताकार धारावाही चालक तार के कारण इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। मत हो जाना, ये दोनों सूत्र एक जैसे लगते हैं दिखने में, लेकिन एक जैसे है। देखो इसमें नीचे पाई है, इसमें 2r है, इसमें ऊपर n नहीं है, इसमें n है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि हम केवल एक ही वृत्ताकार लेते हैं तो ये n यहां से गायब हो जाता है। अगर हम इसके n फेरे लें तो n आएगा। तो ये दोनों दिखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन दिखने में एक जैसे होने के बावजूद भी एक जैसे नहीं है। ये जो नीचे हमने समीकरण लिखा है, ये वृत्ताकार तार के केंद्र पर, किसी कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र है, और जो ऊपर हमने लिखा है वो है किसी सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो इस प्रकार से हम ये निकाल सकते हैं। एक बार फिर से हम इसको समझेंगे और फिर से हम इसको समझ करके आगे बढ़ेंगे। देखिए मान लीजिए एक आपके पास में ये अनंत लंबाई का चालक तार है, जिसके चारों ओर मैंने एक वृत्ताकार भाग मान लिया। इस पर अगर हम एक अल्पांश लें तो इस अल्पांश पर इस तार के कारण की दिशा पृष्ठ के लंबवत अंदर की ओर, आपकी मोबाइल स्क्रीन के हिसाब से लंबवत अंदर की ओर होगी, और अल्पांश डीएल की दिशा भी अंदर की ओर होगी। अब ये जो चालक तार है, इस चालक तार के इस वृत्ताकार भाग पर जो अल्पांश लिया है, उस अल्पांश के सापेक्ष अगर हम बंद पथ का रेखीय समाकल निकालें, यानी v डॉट डीएल निकालें, तो उसका मान एम्पियर के नियम से म्यू0 इंटू समेशन ऑफ आई के बराबर आएगा। समेशन ऑफ आई का मान कितना होगा, क्योंकि एक ही धारा बह रही, एक ही तार पर धारा बह रही, इसलिए आई के बराबर होगा, और डॉट को हटाओगे तो आ जाएगा बी डीएल कॉस ऑफ थीटा। यहाँ पर थीटा का जो मान है वो 0 है, क्योंकि बी और डीएल दोनों एक ही दिशा में है, तो कॉस थीटा में थीटा की जगह 0 आ जाएगा, यानी कॉस 0 हो जाएगा, और कॉस 0 का मान 1। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं बी डीएल, और कॉस 0 को हटा करके उसकी जगह 1 लिख देंगे तो अपने आप ही गायब हो जाएगा म्यू0 इंटू आई। यहाँ से बी को हम बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि बी जो है वो डीएल पर निर्भर नहीं कर रहा है। हम यहाँ पर देख चुके हैं कि कहीं पर भी अल्पांश आप ले लीजिए, बायो-सावर्ट के नियम से उस अल्पांश के लिए चुंबकीय क्षेत्र का मान कांस्टेंट रहेगा, इसलिए हमने इसको बाहर निकाल लिया। म्यू0 आई डीएल का अगर इंटीग्रेशन करें, यानी कि इस वृत्ताकार भाग पर छोटे छोटे अल्पांश लेकर के इनको जोड़े, तो इस वृत्ताकार भाग की परिधि के बराबर आ जाएगा। तो ये हमारे पास की लंबाई के बराबर होता है। तो b इंटू 2πr बराबर म्यू0 आई, तो b बराबर हो जाएगा म्यू0 आई इंटू 2πr, यानी कि किसी भी सीधे धारावाही चालक तार के चुंबकीय क्षेत्र उसमें प्रवाहित धारा पर निर्भर करता है, और उस तार से उस बिंदु की लंबाई के भी क्रमानुपाती होता है। तो अब अगर मैं b और r के मध्य ग्राफ खींचना चाहूं, तो हम सब देख रहे हैं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ हमें प्राप्त हो जाएगा। ये r हो गया और ये हो गया b। लेकिन अगर कोई कहता, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर कोई कहे कि b और 1/r के बीच में ग्राफ खींचो, तो देखो b की घात भी 1 है और 1/r की घात भी 1 है। ये 1/, इसको ऐसे लिख सकते हो b इंटू म्यू0 आई अपॉन 2π 1/r। इस 1/r की घात भी 1 है और b की घात भी 1 है, और जब दोनों राशियों की घात 1 1 हो तो ग्राफ हमेशा एक सरल रेखा आती है। तो 1/r के मध्य ग्राफ कितने के लिए कहे तो सरल रेखा, और r के मध्य ग्राफ कितने के लिए कहे तो आपके पास में इस तरह का ग्राफ आएगा। r के लिए इस तरह का ग्राफ क्यों आया है, क्योंकि 1/r की घात तो 1 है, लेकिन r की घात 1 नहीं है। r को ऊपर ले जाओगे तो r की घात -1 आएगी, और -1 के लिए इसी प्रकार का ग्राफ हमें प्राप्त होता है। तो इस तरीके से हम इसको समझते हैं। एक और टॉपिक इसी में हम लेंगे, एम्पियर के नियम का एक और अनुप्रयोग, लंबे बेलनाकार धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, लंबा धारावाही बेलनाकार तार है या कोई चालक है, उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र हम निकाल रहे हैं। देखिए ये एक मान लीजिए एक मोटा लंबा धारावाही बेलनाकार चालक तार है, और इसके क्षेत्र निकालना चाहता हूं। ये चालक तार जो है वो ठोस है, ठीक है ना, ध्यान से समझना, मोटा तार है, ठोस है।
तो जो ठोस तार होता है उसके लिए हम क्या कह सकते हैं, इसमें ये इस प्रकार से अणु जो होंगे वो सिस्टमेटिक ढंग से जमे हुए होंगे। सिस्टमेटिक ढंग से भी नहीं जमे होंगे तो ये जो अणु है ये आपस में मिलकर के एक छोटे तार का निर्माण कर रहे हैं, आंतरिक तार का निर्माण कर रहे हैं। जो विद्युत धारा होती है वो विद्युत धारा जो है अगर एसी धारा है, ध्यान से समझना मेरी बात को, कौन सी धारा है, एसी धारा है, तो वो केवल इसके पृष्ठीय भाग से बहती है, केवल इसके पृष्ठ से होकर के गुजरेगी, केवल पृष्ठीय भाग से होकर के गुजरेगी। पर पृष्ठीय भाग से भी अगर होकर के गुजरती है तो आप समझ सकते हो कि ये अगर मैं एक बंद पृष्ठ लूं तो पृष्ठीय भाग से होकर के भी गुजरती है, तो इस भाग से भी होकर के गुजरेगी, इस भाग से भी होकर के गुजरेगी, और ये पृष्ठ सामने की तरफ भी तो होगा, पीछे की तरफ भी होगा ये पृष्ठ, यानी कि पृष्ठ के अनेकों भाग से होकर गुजरेगी, यानी कि विद्युत धारा एक नहीं होकर के अनेकों विद्युत धाराएं होंगी। और अगर मैं इसको डीसी धारा के रूप में लूं, ठीक है, तो डीसी धारा जो होती है वो, यानी डिश धारा जो होती है वो तार के आंतरिक भाग से होकर के बहती है, यानी कि ये धारा जो है वो यहां से भी होकर के बहेगी, 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 यानी कि विद्युत धारा जो है उसका एक मान नहीं होकर के अनेकों भाग से अनेकों मान हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए आप ये देख सकते हो हमने जो सामने चित्र बनाया है एक मोटे बेलनाकार धारावाही चालक तार के लिए, चालक के लिए, तो इसमें धारा के लिए हमने एक लाइन नहीं बना करके, एक तीर नहीं बना करके, 3-4 तीर हमने यहाँ पर बनाए हुए हैं। अब अगर मान लीजिए आपके पास में ये धारावाही चालक है, मोटा चालक तार है, इससे विद्युत धारा तो रही है, और आपको इस चालक तार से दूर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो सबसे पहली बात तो क्या होगा, आपको एक बंद पथ यहाँ पर आपको लेना पड़ेगा। बंद पथ ले लिया इस प्रकार से कि इस बंद पथ का प्रत्येक बिंदु इस केंद्र से समान दूरी पर हो, एक समान दूरी पर हो। ठीक है, यहाँ पर अगर हम अल्पांश लें तो ये जो बिंदु है वो चूंकि इस चालक तार के बाहर है, इसलिए हम ये मान सकते हैं कि इस चालक तार की जो कुल धारा है उसको इन सबके योग के बराबर मान सकते हो। और ये धारा सारी धारा है, ये धारा भी ऊपर की ओर है, ये धारा भी ऊपर की ओर है, ये धारा भी, यानी किसी भी विद्युत धारा के कारण अगर आप इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालो तो अपने जो राइट हैंड का जो अंगूठा है उस अंगूठे को, राइट हैंड के अंगूठे को विद्युत धारा की दिशा में रखिए, और जो अपने राइट हैंड की उंगलियां हैं उन चारों उंगलियों को इस बिंदु की ओर रखिए, तो आप देखेंगे जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो पृष्ठ के लंबवत अंदर आपके पास में आएगी, जैसे कि हमारे पास में पिछले वाले भाग में आ रही थी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर। अब अगर मैं यहाँ अल्पांश पर एक स्पर्श रेखा खींचूं जो डीएल की दिशा बताए तो वो भी हमारे पास में किस तरफ होगी, अंदर की ओर। वैसे तो हमारे पास दो ऑप्शन है इस स्पर्श रेखा के लिए, एक बाहर की ओर और एक अंदर की ओर, दो ऑप्शन है आपके पास में, एक बाहर की ओर एक अंदर की ओर, लेकिन आपको कौन सा ऑप्शन लेना है, वो ऑप्शन लेना है जिसमें बी और डीएल के बीच का कोण 90 डिग्री से ज्यादा नहीं हो। अगर मैं बाहर की ओर लेता हूं तो बी और डीएल के मध्य का ये बी है और ये डीएल है, इनके मध्य का जो कोण है वो 180 डिग्री हो जाएगा। इसलिए ये जो दिशा है हम बाहर की ओर नहीं लेंगे, ये दिशा हम कौन सी लेंगे, अंदर की ओर लेंगे। तो ये हमारे पास में बी और डीएल के मध्य का जो कोण है वो जाएगा 0 डिग्री। अब अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूं तो हम कहेंगे बाहरी किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, जैसा कि चित्र आपको दिखाई दे रहा है, इस चित्र में ही हम इसको समझ लेते हैं, यानी कि चालक के बाहर, यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर चालक की जो त्रिज्या है उसको मैं कैपिटल आर मानूं और जो बाहरी बिंदु है उसकी दूरी को स्मॉल आर मानूं, तो हम कहेंगे स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, तब ये हो जाएगा बाहरी बिंदु। इसके लिए हम क्या कहेंगे, बी डॉट डी एल इंटीग्रेशन फॉर क्लोज लूप बराबर म्यू 0 इंटू समीशन ऑफ आई। ठीक है, समीशन ऑफ आई। सो बी डी एल, पहले तो डॉट को हटाते हैं, हम डॉट को हटाए तो cos थीटा आ गया हमारे पास में। अब जो समीशन ऑफ आई है उसका मान मैं मान रहा हूं कितना है, आई। अब ये मत समझना कि इसका मान मैंने आई मान लिया तो एक ही धारा, आई मैंने इसमें से बहने वाली सभी धाराओं को जोड़ करके जो मान आया है उसको आई माना है। ठीक है, इन सब में जितनी भी धाराएं बह रही है उन सब का जो जोड़ आएगा उसको हमने यहाँ पर आई माना है। अब वो जोड़ कितना आता है, वो धाराओं के मान जब हमारे पास में होंगे तो हम उनको, जो अभी हमारे पास नहीं है इसलिए टू आई। इस बात समझ लेना कि ये आई, आई का मतलब है इसमें बहने वाली सभी धाराओं का कुल
योग, ठीक है। अब यहाँ पर वापस से वही पहले की तरह अगर हम लें तो जो थीटा है उसका मान कितना है, थीटा का मान 0 है, तो 0 का मान हो जाएगा 1, वो यहाँ पर रख दीजिए। और वही जो b है उसको हम बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि ये पहले के जैसा ही वापस रिदम बन रहा है कि जो b है वो dl पर निर्भर नहीं करेगा, इसलिए बाहर निकाला जा सकता है, कांस्टेंट है। ये cos थीटा में थीटा की जगह 0 रखने पर cos 0 का मान 1 हो गया, तो ये cos थीटा को यहाँ लिखने की वापस जरूरत नहीं है। इस तरफ हमारे पास में है μ0 इंटू आई, समीशन इंटीग्रेशन ऑफ dl। अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ dl और क्लोज लूप, तो dl आपने कहां पर लिया है, dl आपने लिया है इस वृत्ताकार भाग पर, ये जो हमने चारों ओर माना ना इस पर। तो ऐसे बहुत सारे dl यानी बहुत सारे अल्पांश लीजिए और उनको जोड़ दीजिए। जब आप बहुत सारे अल्पांश लेकर के जोड़ोगे तो इस वृत्ताकार भाग की परिधि हमारे पास में आ जाएगी। इसकी परिधि कितनी होगी, हम सब जानते हैं इसकी परिधि हमारे पास में पहले भी हमने निकाली है, पिछले भाग में भी हमने निकाली, 2 पाई r के बराबर होगी, b इंटू 2 पाई स्मॉल आर। स्मॉल आर क्यों, क्योंकि इस बाहरी भाग, ये जो हमने वृत्ताकार भाग माना है, इसकी त्रिज्या स्मॉल आर है, इसमें बराबर μ0 इंटू आई। तो b बराबर कितना हो जाएगा, b बराबर हमारे पास में हो जाएगा, b बराबर हमारे पास में हो जाएगा μ0 इंटू आई अपॉन 2 पाई स्मॉल आर, ठीक है। अब एक दूसरा बिंदु हम ले लेते हैं जो इस तार के इस चालक के पृष्ठ पर है। सोचो एक मिनट के लिए कि ये जो चालक तार है जो कि बेलनाकार है, ठीक है ना, ध्यान से समझना मेरी बात को, बेलनाकार चालक तार है, ये इतना बड़ा है। हमने यहाँ इस बिंदु पर जब निकाला तो हमने इतना बड़ा व्रत माना, अगर इस बिंदु पर निकालना होता तो थोड़ा छोटा व्रत मानते, इस बिंदु पर निकालना था और छोटा व्रत मानते, और अगर पृष्ठ पर निकालना होता तो पृष्ठ जितना ही बड़ा व्रत मानते हम। यानी कि टोटल बात क्या हो रही है, इस पूरे भाग में इस जब मैंने इतना बड़ा व्रत माना तो इससे निकलने वाली गुजरने वाली विद्युत धाराएं कौन कौन सी थी, वो सारी विद्युत धाराएं जो इस तार से होकर के गुजर रही थी वो इस बड़े वृत्ताकार भाग से होकर के गुजर रही थी, क्योंकि बड़े वृत्ताकार भाग से जो विद्युत धाराएं गुजर रही है वो इस तार की वजह से ही गुजर रही है, कोई अलग से तो गुजर नहीं रही। अब अगर मैं ये छोटा वाला यानी ये सेकंड नंबर वाला मैं मान लेता व्रत, तो धाराएं कितनी होती, कोई बताए मुझे, इससे गुजरने वाली धाराएं कौन कौन सी होती या कितनी होती, कोई बता सकता है मुझे। धारा का मान अच्छा ये बता दो कि ये बड़ा वाला भाग है, इससे गुजरने वाली धाराएं, और ये जो छोटा वाला भाग मैंने अभी अभी माना है ये सेकंड नंबर का भाग, इससे गुजरने वाली धाराएं ये बराबर है क्या अलग अलग है, समान होगी, बिल्कुल सही कहा। और अगर मैं थोड़ा और छोटा ले लूं तो, अगर मैं इस पृष्ठ के बराबर ले लूं तो तब भी हम कहेंगे धारा तो उतनी ही रहेगी, धारा थोड़ा ना बदलेगी, धारा उतनी की उतनी है, ठीक है। यानी कि जब तक हम इस पृष्ठ के बराबर ले रहे हैं तब तक धारा के मान में कोई चेंज नहीं आ रहा है, केवल चेंज किसके मान में आ रहा है, चेंज आ रहा है केवल स्मॉल आर के बारे में। यानी कि आपको जैसे अभी हमने कैलकुलेशन की बिल्कुल वैसी की वैसी कैलकुलेशन अगर आप दोबारा करेंगे तो जो हमारे पास में लास्ट में इक्वेशन आ रही थी बी इंटीग्रेशन डीएल बराबर μ0 इंटू आई, इसमें जो इंटीग्रेशन डीएल है इसका मान चेंज हो जाएगा और इसका मान अब हो जाएगा 2 पाई। अब जो नया व्रत आप लोगे उसकी त्रिज्या आपको लेनी पड़ेगी, तो नया व्रत में कितना बड़ा ले रहा हूं, जितना बड़ा तार है उतना ही बड़ा ले रहा हूं, यानी कि नए व्रत की त्रिज्या इस तार की त्रिज्या के बराबर होगी, यानी यहाँ आ जाएगा 2 पाई आर बराबर μ0 इंटू आई। तो बी बराबर हो जाएगा μ0 आई अपॉन 2 पाई आर। लेकिन आप टेंशन नहीं लें, आपको ये पूरा इंटीग्रेशन दोबारा करने की जरूरत नहीं है। आप क्या लिखेंगे, जब चालक के पृष्ठ पर स्मॉल आर बराबर, ये जो पिछला सूत्र है इसमें स्मॉल आर की जगह कैपिटल बदली। अब हम एक नई कंडीशन ले रहे हैं। आप मैं थोड़ा सा इस तार को मोटा बनाऊंगा, आप जिससे इसे आसानी से समझ सके, मेरा जितना मोटा नहीं बनाऊंगा लेकिन मोटा जरूर बनाऊंगा। तो ये तार मैंने यहाँ पर ले लिया, मान लीजिए ये पूरा तार था, मैंने थोड़ा सा बड़ा बना दिया इसको। ये तार से जो विद्युत धारा बह रही है, ये विद्युत धारा इससे बह रही है इस प्रकार से,
ठीक है, इस प्रकार से। तो अभी अगर हम काउंट करें तो अगर मैं बाहरी बिंदु लेता तो बाहरी बिंदु के सापेक्ष मुझे इस प्रकार से एक व्रत मानना पड़ता, और ये जो व्रत में मानता तो इससे कितनी धाराएं बहती, हम कहते भाई 1 2 3 4 5, इन पांचों धाराओं को आपको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं यही बिंदु जिस पर मुझे चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है ये मैं अंदर ले लूं, तो मान लीजिए मैंने यहां ले लिया, ये बिंदु यहां ले लिया मैंने, तो मुझे अब इतना ही बड़ा व्रत मानना पड़ेगा। अब आप देखोगे कि इतना बड़ा व्रत जब मैंने माना तो जो विद्युत धाराएं हैं, जो पहले पांचों मुझे काउंट करनी पड़ रही थी, उसमें से एक ये विद्युत धारा और एक ये विद्युत धारा इससे बाहर चली गई है, यानी कि विद्युत धारा जो इसके अंदर से होकर के गुजर रही है उनका मान अब पहले की तुलना में कम हो गया। पहला काम तो ये हुआ, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर इस तार के आंतरिक भाग पर, इस तार के आंतरिक भाग पर अगर निकालना चाहूं तो हम क्या कहेंगे, जो एम्पियर का नियम है उस नियम के अनुसार बी डॉट डी एल, बाकी कंडीशन सेम रहेंगी, बाकी कंडीशन तो हमारी सेम रहेंगी, केवल धारा का मान जो है वो कम हो गया है। तो ये हमारे पास में जाएगा बी डॉट डी एल म्यू जीरो, और अब जो धारा इस छोटे भाग से होकर के गुजर रही है इसको मैं मान लेता हूं आई डैश, ठीक है। ये जो पूरे तार से धारा गुजर रही थी वो तो हो गई आई, लेकिन इस तार के इस छोटे से भाग जो कि हमने अंदर की तरफ माना है, अब हमने वृत्ताकार जो बंद पथ है वो कहां माना है, तार के अंदर की ओर, तो इससे जो धारा बह रही है उस वो तार में से प्रवाहित कुल धारा से थोड़ी सी कम होगी। अब कितनी कम होगी ये हमें नहीं पता, लेकिन कम होगी ये हमें पता है, तो हमने इस धारा को क्या मान लिया, आई डैश मान लिया, ठीक है। अब यहां पर एक खास बात कि जो तार है, कोई भी तार जो होता है उसमें अगर ये बेलनाकार तार है, ठीक है, ध्यान से समझना मेरी बात को, ये बेलनाकार तार है, अगर मैं इसका पूरा भाग लूं तो धारा का मान हमारे पास है, मान लीजिए ये हर एक भाग से मान लो 1 एम्पियर धारा बह रही है, थोड़ी सी देर के लिए मान लो, तो ये पांचों धाराएं मिलकर के टोटल कितनी हो गई, 5 एम्पियर, ठीक है ना। अब अगर मैं छोटा भाग ले लूं तो इसमें से 3 ही गुजर रही है, तो टोटल धारा हो गई 3 एम्पियर। तो धारा तो बदल गई लेकिन धारा घनत्व तो नहीं बदलता। किसी भी चालक तार से बहने वाली जो विद्युत धारा है उसका धारा घनत्व तार के छोटे भाग को लो चाहे बड़े भाग को लो, धारा घनत्व सेम रहता है, धारा घनत्व नहीं बदलता है। और इसी तथ्य को मैं यहां पर काम में लूंगा, ठीक है ना, इसी तथ्य को मैं यहां पर काम में लेने वाला हूं। अगर मैं पूरे तार के लिए, इस पूरे तार के लिए धारा घनत्व निकालना चाहूं, संपूर्ण तार के लिए, या हम ये कहें तार के कैपिटल आर त्रिज्या वाले भाग के लिए धारा घनत्व निकालना चाहें, तो धारा घनत्व को हम जे से डिनोट करते हैं, जे, जे बराबर हो जाएगा धारा आई बटा बड़े भाग का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और अगर ये जो तार है इस तार के छोटे भाग से मैं धारा निकालना, धारा घनत्व जे बराबर छोटे भाग की धारा जो कि हमने बटा छोटे भाग का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, और ये हो जाएगा पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। पर चूंकि हमने क्या कहा, धारा घनत्व नहीं बदलता है, इसका मतलब क्या होना चाहिए, बड़े भाग के लिए निकाला गया धारा घनत्व और छोटे भाग के लिए निकाला गया धारा घनत्व बराबर होने चाहिए। तो यानी कि हम क्या कह सकते हैं, आई डैश अपॉन पाई स्मॉल आर स्क्वायर बराबर आई अपॉन पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो पाई से कट गया पाई, तो आई डैश बराबर कितना आ गया, हमारे पास में आ गया आई इंटू ये स्मॉल आर ऊपर चला गया, स्मॉल आर का स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर का स्क्वायर। ये जो मान है ये इस पिछली समीकरण में हम यहां रखेंगे, ये पिछले समीकरण में हम रखेंगे। तो पिछले समीकरण में हमारे पास में क्या आया था, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू जीरो आई डैश, यहां पर हम इस आई डैश का मान रखेंगे, तो आई डैश का मान यहां पर हम रख देते, देखते आई डैश का मान हमारे पास में कितना आ रहा है उसको मैं यहां पर रखूंगा। आई डैश का मान मैंने निकाला, एक बार फिर से मैं बताऊंगा इसको, आप चिंता नहीं करें, इसको एक बार हम फिर से समझेंगे। तो हमारे पास में आ जाएगा बी डॉट डी एल इंटीग्रेशन फॉर क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू म्यू जीरो आई डैश की जगह आ गया आई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। अब वही बात कि जो डॉट है उसको हटा देते हैं, तो बी इंटू डी एल इंटू कॉस ऑफ थीटा हमारे पास में आ जाएगा पहले की तरह,
बराबर म्यू जीरो आई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। यहां से वही थीटा की बात, थीटा बराबर 0, तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा हमारे पास में 1। बी को बाहर निकाल लेते हैं, कॉस थीटा की जगह 1 रख देते हैं, तो हमारे पास में आ जाएगा बी इंटू डी एल बराबर म्यू जीरो इंटू आई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। आप चाहो तो इस आई डैश का मान बाद में भी निकाल के रख सकते हो, पहले भी रख सकते हो और बाद में भी। यहां से बी को बाहर निकाला, इंटीग्रेशन डी एल, ठीक है, बराबर म्यू जीरो आई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। अब इंटीग्रेशन डीएल का मान क्या है, ये ध्यान रखना कि ये जो इंटीग्रेशन डीएल है ये उस भाग के लिए लिया जाता है जो भाग हमने काल्पनिक रूप से माना है। तो हमने काल्पनिक रूप से क्या माना है, ये छोटा भाग माना है, तो हमें छोटे भाग के लिए ही इंटीग्रेशन डीएल का, यानी छोटे भाग, जो छोटा वृत्ताकार भाग निकाला है उसकी परिधि के टुकड़े करके उनकी लंबाइयों को जोड़ना होगा, तो वापस से उसकी परिधि आ जाएगी, यानी कि आपके पास में आ जाएगा बी इंटू 2 पाई स्मॉल आर बराबर म्यू जीरो आई इंटू स्मॉल आर का स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर का स्क्वायर। ये स्मॉल आर से एक घात कट गई और 2 पाई चला गया नीचे, ठीक है, ये 2 पाई चला गया नीचे, तो हमारे पास में कितना आ जाएगा देखते हैं। आपके पास में आ जाएगा बी बराबर म्यू जीरो इंटू आई इंटू स्मॉल आर अपॉन 2 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। इस प्रकार से आप ये मान भी ज्ञात कर सकते हो। यहां पर आप देख रहे हो कि B इज प्रोपोर्शनल टू I एंड B इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r, ठीक है। तो अब अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूं इसके लिए तो मैं कैसे बना सकता हूं, तो हम कहेंगे कि अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूं तो ये मेरे पास में B है और ये मेरे पास में है स्मॉल r। ये मैंने यहाँ एक पॉइंट लगा दिया, इस पॉइंट से अगर पीछे की तरफ ले तो स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R आता है, और इसके इस तरफ लें तो स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R आता है। यानी कि तार के बाहर वाला हिस्सा, ये तार के बाहर वाले हिस्से को बताएगा, ये अंदर वाले हिस्से को। तो बाहर वाले हिस्से में तो समीकरण वैसा ही आया है जैसा कि हमने अनंत लंबाई के लिए देखा था, तो इसके लिए ग्राफ भी वैसा का वैसे ही आएगा, ठीक है। और जो अंदर वाला हिस्सा है उसमें हम देख रहे हैं बी इज प्रोपोर्शनल टू आर आ रहा है, यानी बी की घात भी 1 है, आर की घात भी 1 है, तो जो ग्राफ कैसा आएगा, सरल रेखा आएगा। तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा हमारे पास, ये हमारे पास में अधिकतम बिंदु हो गया। ये जो बिंदु है ये कहलाएगा स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर पर, यानी कि जब स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर हम लेते हैं, यानी कि तार के पृष्ठ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान सर्वाधिक होता है। बेलनाकार तार के पृष्ठ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान सर्वाधिक होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम ये ज्ञात कर सकते हैं। एक बार और मैं इसको रिवाइज करा देता हूं। अगर मैं तार के आंतरिक भाग करता हूं तो बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू जीरो समीशन ऑफ आई होगा, जहां पर डॉट को हटाए तो बी डी एल कॉस 0 हो जाएगा, ये हम पहले भी निकाल चुके हैं। हमारे पास में अगर हम एम्पियर के बंद परिपथ नियम से जो स्मॉल पाई आर स्क्वायर वाला भाग है, कैपिटल पाई आर स्क्वायर वाला भाग है, उन दोनों के लिए अगर हम धारा घनत्व निकालना चाहें तो कैपिटल पाई आर स्क्वायर वाले भाग के लिए धारा घनत्व आई अपॉन पाई आर स्क्वायर होगा, और स्मॉल पाई आर स्क्वायर वाले भाग के लिए धारा घनत्व जो है वो होगा हमारे पास में आई डैश अपॉन पाई स्मॉल आर स्क्वायर, और इन दोनों की तुलना कर लो, बराबर आई अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और आपके पास में आई डैश का मान इस प्रकार से आ जाएगा। ये जो आई डैश का मान है इसको आप समीकरण में रख दीजिए, ये यहाँ समीकरण में हमने रख दिया, इस समीकरण में हमने रख दिया। इस समीकरण को हम सॉल्व कर लेते हैं, बी को बाहर ले गए, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल का मान 2 पाई आर होगा, पाई स्मॉल आर से एक घात आपकी कट जाएगी, इस प्रकार से स्मॉल आर से एक घात आपकी कट जाएगी, एक घात रह जाएगी और 2 पाई नीचे आ जाएगा। तो आपके पास में जो इक्वेशन होगा वो होगा बी बराबर म्यू जीरो आई स्मॉल आर अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर, यानी बी इज प्रोपोर्शनल टू आर। तो इस प्रकार से हम ये देख सकते हैं कि जो तार है उस तार के बाहरी बिंदु के लिए B is proportional to 1 upon small r, और जो तार का आंतरिक बिंदु है उसके लिए B is proportional to r। यानी कि दोनों भाग के लिए ग्राफ अलग अलग तरह का आएगा। तो एक भाग के लिए ग्राफ हमारे पास में
इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला यानी व्युत्क्रमानुपाती वाला आ रहा है, एक भाग के लिए हमारे पास में सरल रेखीय आ रहा है क्योंकि इसके समानुपाती है। तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल हम इससे आगे बढ़ेंगे और परिनालिका और टोरॉइड के बारे में हम पढ़ेंगे।